ओके। सो एडिशन प्रिंसिपल में हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर आपके पास एक सेट है एक्स वैल्यूज़ का और एक है वाई वैल्यूज़ का, इन दोनों को मिला के ओवरऑल आपने एक आइटम सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ पॉसिबल वेज यू कैन चूज योर single item would be x plus y. That's how addition principle works. So उसी को लेके चलेंगे आगे. But if there are some ways in n and m to do the task, then according to the inclusion exclusion principle, we must sum the number of ways to complete a task one way and the number of ways to complete it another, and then subtract the number of ways that are shared by both sets of ways in order. Basically, इस बहुत कॉम्प्लिकेटेड से इंग्लिश का मेन मतलब ही लिखा हुआ है कि अगर दोनों टास्क के दोनों मेथड्स के अंदर अगर एक्स और वाई दोनों सेट्स के अंदर कोई कॉमन वैल्यूज भी आ रही हैं, तो हमने उनको रिमूव भी करना है अपनी फाइनल कैलकुलेशन में से. दैट्स व्हाट वी आर एमिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन एक्सक्लूजन. एग्जाम्पल: हाउ many binary strings of length 8 have two bits at the end 00 with a 1 bit. इसका मतलब ये है कि length 8 means 3 4 5 6 7 and 8. टोटल 8 बिट्स हैं हमारे पास. एक चीज हमें देखनी है कि हैव टू बिट्स एट द एंड 00. एक एक्स वाला सेट हमारे पास ये है कि जिसमें बाकी सारी 6 वैल्यू जो मर्जी हो एंड में 00 आ रहा हो, और दूसरा सेट हमारे पास यहाँ पे ये आता है जिसमें स्टार्ट में 1 है, बाकी सारी वैल्यूज बाकी 7 वैल्यूज वी आर नॉट कंसर्न कि वो क्या वैल्यूज हैं. सो अगर इसमें देखा जाए कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे एक्स के अंदर, सॉरी दिस शुड बी वाई. ऐसा भी हो सकता है कि एक्स के सेट में जिसमें हमें लास्ट में 0 जीरोस रिक्वायर्ड हैं उसमें स्टार्ट में भी 1 आ रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें हमें फर्स्ट पे वाई वाले सेट में 1 रिक्वायर्ड है उसके एंड पे दो जीरोस भी आ रहे हो. तो अब ये वाली वैल्यू जिसके y के सेट में एंड में दो जीरोस आ रहे हैं या फिर जिसमें x के सेट में शुरू में 1 आ रहा है, दीज वैल्यूज आर कॉमन बिटवीन देम. तो अगर हम ये करेंगे कि x के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन प्लस y के कॉम्बिनेशन ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सरप्लस अमाउंट होगी. उसमें हमने बहुत सी वैल्यूज ऐसी हैं जो डबल डबल काउंट कर ली होंगे. तो वी डोंट वांट द डबलिंग ऑफ कैलकुलेशंस, वी वांट द एग्जैक्ट नंबर के हमारे पास क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. In order to obtain an accurate count, we must subtract these strings. Now there are 25 and 32 possibilities to fill the 5 characters in strings that begin with 1 and end with 00. ऐसी ऐसे ऐसी वैल्यूज ऑफ 8 बिट्स जिसके स्टार्ट में 1 आएगा, एंड में 00 आएगा, जो कि एक्स और वाई के अंदर कॉमन वैल्यूज हैं, उनमें 5 स्लॉट्स हमारे पास मौजूद हैं जिनमें हम वैल्यूज को फिल इन कर सकते हैं. तो इन दैट केस दैट गिव्स अस 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. अगर फाइंड करना दैट दैट्स बेसिकली 2 to the power 5. तो इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हमने अब फिगर आउट करना है कि ये जो कॉमन वैल्यूज हैं इनको यहाँ से रिमूव करना है और हमने एक्चुअल वैल्यू फिगर आउट करनी है. तो दैट वुड बी इन द केस ऑफ एक्स जिसमें हम 00 फिक्स कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास बनेंगे 64 वैल्यूज. जिसमें वाई वाला सेट है उसमें हम सिर्फ जस्ट स्टार्ट में 1 फिक्स कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास आएंगी 128 वैल्यूज.
लास्ट में अब हमने जो इसका सम बन रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो वैल्यूज जिसमें 1 एंड 00 दोनों चीजें आ रही हैं, विच इज 32। तो इस आंसर से हम -32 करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 160। नाउ 160 इज द एग्जैक्ट यूनिक नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर हम 160 अगर -32 नहीं करते फिर हमारे पास क्या आंसर बनता है? 192। तो 192 के अंदर 32 ऐसी वैल्यूज मौजूद हैं जो कि डुप्लीकेट हुई हुई हैं। तो वी आर ट्राइंग टू रिमूव द डुप्लीकेटेड वैल्यूज एंड finding the exact number of unique ways we can fill these 8 bits with zero zeros at the end and other side with one at the end। दोबारा से लेके चलते हैं इस एग्जांपल को। अगर आपसे कहा जाए कि हमने पहले जो एडिशन की एग्जांपल देखी थी, एडिशन प्रिंसिपल की, तो हमने एडिशन प्रिंसिपल की एग्जांपल देखी थी उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ डेस्कटॉप है, वाई नंबर ऑफ हमारे पास लैपटॉप्स हैं। अब डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स अपने अपने यूनिक सेट हैं। वाई के अंदर जो लैपटॉप की वैल्यूज आ रही हैं वो एक्स में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। जो एक्स में डेस्कटॉप की वैल्यूज, जो डेस्कटॉप हम देख रहे हैं वो हमें लैपटॉप की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर यूनिक वैल्यूज। लेकिन अगर हम यूनिक वैल्यूज के बजाय एक ऐसी एग्जांपल लें जिसमें कॉमन वैल्यूज भी आ सकती हैं, जिसमें कुछ वैल्यूज एक्स के अंदर वो होंगी जो कि वाई की वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज वाई के अंदर वो होंगी जो एक्स की वैल्यूज हैं। उस केस में अगर आप डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देते हो, एक्स प्लस वाई कर देते हो, तो देर इज गोइंग टू बी, लेट्स से, जेड नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि दोनों के अंदर कॉमन थी और वो डबल काउंट हो गई हैं। अगर हम इस तरह से ले लें, चलें कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक टच स्क्रीन डिवाइसेस। डेस्कटॉप की जगह हम कर देते हैं टच स्क्रीन डिवाइसेस, एंड वाई में हमारे पास लैपटॉप्स हैं। अब टच स्क्रीन डिवाइसेस में जनरली तो हमारे पास मोबाइल फोन्स आते हैं, टैब्स आ जाते हैं, इस तरह के इंटरफेस आते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास लैपटॉप्स भी आते हैं जो कि टच स्क्रीन होते हैं। वाई के अंदर जस्ट लैपटॉप्स हैं जिसके अंदर टच स्क्रीन, नॉन टच स्क्रीन सारे इंक्लूडेड हैं। तो अब अगर मैं टच स्क्रीन डिवाइसेस प्लस लैपटॉप्स कर दूंगा, तो मेरे पास वो जो लैपटॉप्स हैं जो कि दोनों कैटेगरीज में बाहर हैं, जो टच स्क्रीन कैटेगरी में भी आ रहे हैं, जो लैपटॉप कैटेगरी में भी आ रहे हैं, वो डबल काउंट हो चुके होंगे। आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि मेरी वो वैल्यूज एक ही दफा काउंट हो, बिकॉज दोज आर नॉट यूनिक वैल्यूज, दोज आर सेम वैल्यूज बट इन बोथ सेट्स। दैट्स व्हाट आई वांट कि मैं उन डुप्लीकेटिंग वैल्यूज को सिर्फ एक दफा काउंट करूं, दो दफा काउंट ना करूं। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि डुप्लीकेट हो रही हैं, जो कि दोनों सेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर हम वापस उसी एग्जांपल पे आए जो बुक में हमारे पास गिवन है 8 बिट्स वाली, हमारे पास एक सेट है जिसमें स्टार्ट में 1 आना जरूरी है, ये हमारा वाई सेट है। फिर हमारा एक्स वाला सेट है जिसमें पहली 6 वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं, 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, लास्ट 2 वैल्यूज में 00 आना जरूरी है। अब अगर देखा जाए तो एक वैल्यू हो सकती है 1 0 0 0 0 1 0 0, यहाँ पे 1 ऐड के ताकि हम लास्ट जीरोस को अंडरस्टैंड कर सकें। अब अगर मैं इसको एक्स सेट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, तो इसके लास्ट में 0 0 है, तो इसमें कहा जा सकता है कि दिस बिलोंग्स टू एक्स सेट। वाई के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो इसके स्टार्ट में 1 है, तो दिस मस्ट बिलोंग टू द वाई सेट। तो अब जब हम इनकी सारी वैल्यूज लिखेंगे
तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज वन ऑफ द 32 वैल्यूज जो कि y के अंदर भी आ रही होगी, x के अंदर भी आ रही होगी। अज्यूमिंग कि हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू, बाकी और कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे जो फिट हो रही, जस्ट यही वैल्यू है जो कि दोनों सेट्स में आ रही है, तो मैं x प्लस वाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर 2 आएगा। हालांकि ये वैल्यू तो सेम है, ये दो यूनिक वैल्यूज नहीं है। आंसर मेरे पास आना चाहिए 1। ये एग्जाम्पल तौर तक पे कह रहा हूँ 1 एंड 0। तो हम ये चीज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इन यूनिक वैल्यूज को फिगर आउट करें जो कि दोनों के अंदर कॉमन है, और उनको एक दफा काउंट करें। तो वो हम एक दफा कैसे काउंट करेंगे? हम ऐसे काउंट करेंगे कि पहले हम x और y सम करके हम वो डुप्लीकेटेड वैल्यूज के साथ एक आंसर निकाल लेंगे। फिर हम z में से वो वैल्यू माइनस करेंगे जो नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे पास जो डुप्लीकेट हो रही थी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एग्जैक्ट यूनिक वैल्यूज का होगा। इन दिस केस हमने ये फिगर आउट किया, अगर हम 3 4 एंड 5 अगर हम इस तरीके से लेके चलें इसको, विल सी के हमारे पास 8 में से अगर लास्ट टू वैल्यूज फिक्स कर दी जाएं एंड फर्स्ट वैल्यू फिक्स कर दी जाए, 1 को फिक्स कर दिया जाए और लास्ट में दो जीरोस को फिक्स कर दिया जाए, तो हमारे पास 5 ब्लैंक्स मौजूद हैं। उन 5 ब्लैंक्स के अंदर आप 1 एंड जीरोस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऐड कर सकते हो। दैट वुड बी टोटल 32 वैल्यूज जो कि ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके स्टार्ट में 1 भी आ रहा है, जिनके एंड में डबल जीरो भी आ रहा है। विच मीन्स देर आर 32 वैल्यूज विच आर कॉमन बिटवीन एक्स सेट एंड वाई सेट। दोनों के अंदर वो वैल्यूज फिट इन कर सकती हैं। तो अब इन 32 वैल्यूज को लेके हमने आगे जाना है और हमने फिगर आउट करना है कि अब हमारा फाइनल आंसर क्या बनता है। पहली चीज ये कि हम x प्लस वाई करेंगे, हम एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। एडिशन प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे तो x के अंदर हमारे पास बनती हैं 64 वैल्यूज, y के अंदर बनती हैं 128 वैल्यूज, सो दैट इज 196, सॉरी 192। अब 192 के अंदर अगेन वही बात कि इसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, इसमें वैल्यूज यूनिक नहीं, इसमें वैल्यूज रिपीट आ रही हैं। तो अब हम इस 192 में से जो वो नंबर ऑफ वैल्यूज थी जो कि डुप्लीकेट हो रही थी उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 160। 160 इज द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज विच एग्जिस्ट इन द सेट x प्लस सेट y। फिर आगे जो वेन डायग्राम बनी है हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर। वेन डायग्राम आई होप आप लोगों को याद होगी, आपने मैथ्स में देखी होगी। वेन डायग्राम के अंदर भी हम सेट्स को ही देख रहे होते हैं, सेट्स की विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं। वी हैव सेट ए एंड वी हैव अ सेट बी। इन दोनों सेट्स के अंदर जब हम ए प्लस बी कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली टेकिंग ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का हमारे पास जो एंड रिजल्ट आना चाहिए, व्हाट वी वांट इज कि वो दोनों यूनिक वैल्यूज लेके आए, वो उनके अंदर कोई भी वैल्यूज कॉमन ना हो। जब हम इनको कंबाइन करें तो कोई भी कॉमन वैल्यू बीच में ना आ रही हो। लेकिन व्हाट समटाइम्स हैपेंस इज कि आपके पास ए यूनियन बी में एक ऐसा पार्ट भी आ जाता है कि जो कि डुप्लीकेटिंग वैल्यूज के साथ है, जो कि दोनों के अंदर कॉमन थी। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड a plus b, but we will be subtracting those unique values so that we can basically get a result that looks something like this in a Venn diagram। उस केस में फिर आपके पास जो डुप्लीकेटेड वैल्यूज थी वो एक दफा रिमूव हो गई हैं, तो आपके पास जो अब फाइनल आंसर आ रहा होगा वो सारी यूनिक वैल्यूज का होगा।
उसमें कोई भी कॉमन वैल्यूज नहीं होंगे। वेन डायग्राम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये दिस इज व्हाट वेन डायग्राम इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। वेन डायग्राम जो है वो मैथ्स में सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। दो सेट्स हैं, उनको हम यूजिंग सर्कल्स हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब कभी आप नॉर्मल इक्वेशन में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम ए प्लस बी करते हैं, तो ए प्लस बी को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में द आइडियल सिचुएशन इन आवर केस इज के कोई भी वैल्यू इन दिस सेक्शन कॉमन ना आ रही हो। देयर शुड बी नथिंग कॉमन बिटवीन द बोथ ए एंड बी सेट्स। तो तब हमारे पास जो एक आंसर बनेगा, टोटल यूनिवर्सल सेट का एक आंसर बनेगा, तो वो हमारे पास आइडियल आंसर होगा। लेकिन व्हाट हैपेंस इज इन सम सिनेरियोज आपके पास ए यूनियन बी के अंदर कुछ ओवरलैपिंग सेक्शन आ रहा होता है। ये जो ओवरलैपिंग सेक्शन है, दिस इंडिकेट्स कि आपके पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि ए में भी एग्जिस्ट करती हैं, एंड कुछ वैल्यूज हैं जो बी में भी एग्जिस्ट करती हैं। वी आर ट्राइंग टू रिमूव दीज वैल्यूज। तो जब हमने अभी बात की कि हम ए प्लस बी माइनस एक्स इन द केस, हमारे पास जो एक्स्ट्रा वैल्यूज थी, तो जब हम ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तो तब हमें एक फाइनल आंसर, जो यूनिक आंसर हम लेना चाह रहे हैं, हमें वो मिलेगा। बाय द वे, जो हमारे पास एक्स वाला पार्ट है, जो कि ये दरमियान वाला सेक्शन है, दिस सेक्शन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज ए इंटरसेक्शन बी, इनकी जो कॉमन वैल्यूज हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ये हमारी जो इक्वेशन एक बनती है, मैथमेटिकल सेट्स की इक्वेशन बनती है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर। तो ए यूनियन बी, आपके पास अगर ओवरलैपिंग वैल्यूज है तो वो इस फॉर्म में आएगा, माइनस जो ये आपका सेंट्रल पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी वाला, वो पार्ट हम रिमूव करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल एक रिप्रेजेंटेशन बनेगी, दैट वुड इंक्लूड अ होल ऑफ वन सेट एंड अ पार्ट ऑफ द अदर सेट। पार्ट इसलिए क्योंकि हमने वो एक्स्ट्रा वैल्यूज एक में से रिमूव कर दी, उनका एक सीक्वेंस हमने रिमूव कर दिया। तो अब तो ये हमारे पास वैल्यूज बन रही हैं। दीज आर दिस इज द एग्जैक्ट आंसर दैट वी रिक्वायर्ड। अब हमें ये वाला यूनिक सिनेरियो ऊपर वाला तो नहीं मिला था, लेकिन हमने उस तरह का यूनिक सिनेरियो खुद से बिल्ड कर लिया। दैट इज व्हाट द वेन डायग्राम इज शोइंग। चलिए फिर हम 2.4 स्टार्ट कर लेते हैं। 2.4 के जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैं, ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़े थे, एल्गोरिदम्स। इसमें हम हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विल जस्ट गो स्विफ्टली थ्रू इट। एन एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। Algorithm is a well-defined step-by-step procedure or set of rules for solving a specific problem or performing a task. एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे तो हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे, दैट इज व्हाट एन एल्गोरिथम shows us or indicates to us. Computer science relies heavily on algorithms which are used for processing data, automating reasoning activities, and doing calculations. They can be expressed in a variety of ways, including computer languages, flowchart, pseudocode, and natural language. एल्गोरिदम का जो वर्ड है, ये हमारे पास अक्सर सोशल मीडिया के साथ भी यूज होता है कि सर्टेन टाइप ऑफ एल्गोरिदम रन हो रहा है तो हमारी पोस्ट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, हमें किस तरह की पोस्ट शो होंगी, सॉर्ट ऑफ थिंग्स इस तरह की हमें जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। उसकी बैक में बेसिकली एक कोड लिखा गया होता है, कुछ स्टेप्स लिखे गए होते हैं कि किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने कोई चीज़ें रिकमेंड करनी है आगे यूज़र को, या जो आपके पास
एआई होता है, एआई के भी डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। उसने किसी के से कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक आंसर आगे से फिगर आउट करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम। इनपुट, अगेन कुछ सेट वैल्यूज होंगी जिनकी बेसिस पे हम एल्गोरिदम स्टार्ट कर रहे हैं। आउटपुट इज द एंड जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। Definiteness. Every algorithm steps needs to be clearly and accurately stated. जो भी एल्गोरिदम का स्टेप हम लिख रहे हैं उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपरली डिफाइंड हो, और उसके अंदर जो भी हम टास्क अचीव कर रहे हैं वो द मोस्ट ब्रोकन डाउन वे पॉसिबल हमारे पास लिखा हुआ हो। इसका मतलब है कि उस एक लाइन के अंदर ये नहीं है कि 3 4 5 स्टेप्स हो रहे हो, एक लाइन के अंदर एक ही स्टेप हो रहा होगा। Finiteness. There must always be a finite number of steps in an algorithm. So we have input, output, ये दो चीजें हो गई। Then we have accuracy of a statement, जो कि डेफिनेटनेस में आ रही है हमारे पास, कि जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल और इम्प्लीमेंटेबल है। देन वी हैव फाइनाइटनेस। फाइनाइट का मतलब होगा कि इनफिनिट स्टेप्स नहीं हो सकते, जो भी हम टास्क अचीव करना चाह रहे हैं उसके सेट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे जो कि रन होंगे तो हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। फाइनली वी हैव effectiveness. An algorithm's operation must be simple enough for a human to execute them with paper and pencil in a reasonable amount of time. Simple enough for a human to execute. एल्गोरिदम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसको एक ह्यूमन ऑन पेन एंड विद अ पेन एंड पेपर इम्प्लीमेंट करके अंडरस्टैंड कर सके, इंस्टेड के वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि उसको विदाउट कंप्यूटर सॉल्व ही नहीं किया जा सके। ऐसा एल्गोरिथम कभी नहीं बनाया जाता। देन वी हैव generality. Generality is that an algorithm should be able to handle a group of problems rather than simply one particular one. It needs to offer a broad solution for several related problems. अब इसमें दो बातें आ जाती हैं हमारे पास जनरलिटी में। एक तो ये कि हमने लास्ट ईयर भी चीज़ देखी थी कि आपका जो एल्गोरिदम डिज़ाइन होगा वो इस प्रॉब्लम के ऊपर, जब भी कभी वो प्रॉब्लम आपके सामने आए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसमें से एक सोल्यूशन बिल्ड किया जा सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर लेट्स से कि आप कोई एडिशन का एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो वो जस्ट ए प्लस बी को कैटर ना करे, वो ए प्लस बी प्लस सी को भी कैटर कर सके, वो डेसिमल्स को भी कर सके, वो फ्रैक्शन को भी कर सके, सो ऑन। जितनी भी हमारे पास एडिशन रिलेटेड आ सकते हैं क्वेश्चन, जितने भी एडिशन रिलेटेड सिनेरियोज आ सकते हैं वो उन सब को कैटर कर सके। तो एल्गोरिदम हमारे पास इन 6 प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करना चाहिए। वी मस्ट हैव एन इनपुट जिसकी बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। देयर शुड बी एन आउटपुट जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एक्यूरेट एंड clearly stated. Must be a finite number of steps. Algorithm must be simple enough for a human to execute and understand in a reasonable amount of time as well. ऐसा नहीं कि वो महीनों एक एल्गोरिथम को सॉल्व करने में लगा रहे। फाइनली इट शुड बी जनरल इनफ कि वो अंडरस्टैंड किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके किसी भी सिनेरियो पे। Role of algorithms in computational problem solving process. The algorithms are considered essential because they provide a set of instructions to follow before actually writing the code in a programming language. Computational problem solving में क्यों important है, क्यों essential है? Because these instructions they are not based on any programming language. उस पीस ऑफ एल्गोरिदम को हम किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में एनकोड कर सकते हैं। बिफोर राइटिंग द कोड हमारे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट शुड बी जेनेरिक इनफ।
The following points highlight their importance. Algorithms are designed to be effective in terms of time and space. Efficient in terms of time means कि they are not time taking. वो quickly they are वही बात है, they are simple enough कि a human can solve in a reasonable amount of time. And space का मकसद ये है कि वो memory consume नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा. They are lightweight, they are simple, they are finite. Algorithms automate repetitive and tedious tasks. वही बात कि हमारे पास जो रेगुलरली अकरिंग कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, वो बार बार इम्प्लीमेंट होता रहे उसके ऊपर. Third we have is algorithms help in analyzing and breaking down complex problem into manageable steps. जब हम एल्गोरिथम डिजाइन भी करते हैं तो the first or the second step is breaking down the problem into smaller parts. Once an algorithm is designed and tested, it can be reused for similar problems. वही बात अभी हमने जो की प्रॉपर्टीज में इसकी कि it should be general enough कि वो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे इम्प्लीमेंट किया जा सके. Algorithms provide precise and accurate solution. Precise and accurate accuracy वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई कि जो जिस मकसद से हम उसको बिल्ड कर रहे हैं वो मकसद हमारा अचीव होना चाहिए और हर एक स्टेटमेंट उसकी प्रिसाइज अपने टास्क को अचीव कर रही हो. Algorithms are considered foundation of programming and software development. जब भी कभी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा होता है, इंस्टेड कि आप डायरेक्टली एक पीस ऑफ कोड बिल्ड करें, फर्स्ट उसके लिए एक एल्गो बिल्ड होगा, उसको देन कन्वर्ट किया जाएगा एक कोड में, फिर वो कोड आगे आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा होगा.